हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 18/11/2023 के लिए क्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज में आपका स्वागत है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करसाइट्स राष्ट्रों के बीच एक वैश्विक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वन जीवों और वनस्पतियों के खतरे को रोककर प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ जीव जंतुओं का व्यापार जरूर किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि व्यापार के कारण वो विलुप्त ना हो जाए। करसाइट्स की उत्पत्ति वर्ष 1963 में IUCN बैठक के एक प्रस्ताव से हुई थी। तो ये ठीक है। करसाइट्स संरक्षण समझौते की भी सबसे अधिक सदस्यता का दावा करता है, जिसमें वर्तमान में 184 पार्टियां शामिल हैं। तो ये भी सही है। तो सभी तीन यहाँ सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन जीव और पौधों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो। व्यापार तो होता, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि इसके अस्तित्व को खतरा ना हो। आगे देखना है। करसाइट्स का मसौदा वर्ष 1963 में IUCN के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में 80 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में कन्वेंशन पर अंततः सहमति बनी और 1 जुलाई 1975 को साइट्स लागू हुआ। ठीक है, तो 1 जुलाई 1975 को साइट्स लागू हुआ। कराया अतः कथन 2 सही है। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं। जो राज्य कन्वेंशन से बंधे होने के लिए सहमत है उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है। यद्यपि साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिए कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानून की जगह नहीं लेता है। और भी है कि बल्कि यह प्रत्येक पार्टी द्वारा सम्मान किए जाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपना घरेलू कानून अपनाना होता है कि साइट्स को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। ठीक है, तो साइट्स का अपना जो कानून है ही, लेकिन उसको लागू करने के लिए अपना देश जो है अपने देश के कानून के अनुसार यदि वो लागू कर सकता है इसको, तभी साइट्स को अपनाता है। कई वर्षों से साइट्स सबसे बड़ी सदस्यता के साथ संरक्षण समझौते में सीख रहा है, जिसमें अब 184 पार्टियां हैं। अतः कथन 1 सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जनजातीय गौरव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1-2 दिन पहले क्या बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। तो वहीं से क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद करते हुए आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। तो पहला कथन तो सही है। कितने कथन सही है ढूंढना है। करैया तिथि रानी गाय दिनलियू की जयंती है, जिनकी देश भर के आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में उपासना करते हैं। तो ध्यान देना है, ये बिरसा मुंडा नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो केवल 1 सही, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा वर्ष 2021 के दौरान की गई थी। अतः कथन 1 सही है। यह तिथि श्री बिरसा मुंडा की जयंती है, जिनकी देश भर के आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में उपासना करते हैं। तथा कथन दूसरा सही नहीं था। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषणकारी प्रथा के खिलाफ देश भर में बहादुरी से लड़ाई लड़ी तथा उलगुलान क्रांति का आह्वान करते हुए ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। यह घोषणा जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास तथा सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय समुदायों को प्रयासों को मान्यता देगा। नागा नेता रानी गाई दिनुलियो का जन्म मणिपुर में हुआ था। वह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध थी। गाई दिनुलियो वर्ष 1927 में ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त करने तथा नागा स्वशासन
लाने के इरादे से हेराका आंदोलन में शामिल हुई थी। ठीक है, चलिए, भूकंप झुंड ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत कैसे, आज का तीसरा क्वेश्चन। तो डायरेक्ट आंसर है कि पृथ्वी की सतह के पास मैग्मा की गति भूकंप झुंडों को प्रेरित कर सकती है, जो संभावित ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत देती है। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। भूकंप झुंड ज़्यादातर जो है छोटे भूकंपों का अनुक्रम होता है, बार बार आता है, जिनमें कोई पहचान योग्य मुख्य झटका नहीं होता है। वे विभिन्न कारकों जैसे टेक्टोनिक प्लेट की गति, द्रव इंजेक्शन या निष्कर्षण या मैग्मा की गति के कारण हो सकते हैं। ठीक है, कर जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के करीब आता है तो यह आसपास की चट्टानों में दबाव डालेगा, तनाव पैदा करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विभंजन और भूकंपीय तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। आगे है, इन भूकंपीय तरंगों को भूकंप झुंड के रूप में पहचाना जाता है, जो यह संकेत देता है कि ज्वालामुखी विस्फोट आसन्न या जारी है। अतः विकल्प डी सही है। तब विकल्प डी सही है। उदाहरण के लिए कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा में कुम्ब्रेविएजा ज्वालामुखी रिज का हालिया विस्फोट अक्टूबर 2021 के अंत में शुरू हुई भूकंपीय झुंडों की एक श्रृंखला से पहले हुआ था, और इसलिए भूकंप झुंड ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत हो सकते हैं, खासकर यदि वे सक्रिय ज्वालामुखियों के पास या टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के साथ होते हैं। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कर पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें ग्राहक आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। तो ये पहला कथन सही है। कर ओटीटी प्लेटफॉर्म को न केवल नियमित कंटेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिए, बल्कि एम्बेडेड इन फिल्म विज्ञापनों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधि हेतु भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। कर रहा है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के तहत प्रमुख नीतियां डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तार कर रहा है। सीवीसी सोशल मीडिया ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन जारी कर सकता है। कर यह अनिवार्य करता है कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म को कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। विज्ञापन दरें और पारदर्शिता। कर पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें ग्राहक के आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। अतः कथन एक सही है। कर इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की गई दरें 3 वर्षों तक वैध रहेंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की भागीदारी क्या होगा इसमें? कर ओटीटी प्लेटफॉर्म को न केवल नियमित कंटेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिए, बल्कि सीवीसी के आशय पत्र के अनुसार एम्बेडेड इन फिल्म विज्ञापनों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण हेतु सूचीबद्ध किया जा सकता था। कथन दूसरा सही है। फंडिंग स्रोत। करा सीवीसी आमतौर पर प्रचार और आउटरीच गतिविधियों के लिए सरकारी योजनाओं के कुल परिव्यय के 2% उपयोग करता है, तथा इस फंड का उपयोग विज्ञापनों एवं अभियानों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NOTTO की स्थापना नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत की गई है। तो पहला कथन सही है। कितने कथन सही नहीं ये ढूंढना है। कर NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंग एवं उत्तक दान तथा प्रत्यारोपण हेतु अंगों की खरीद, वितरण व रजिस्ट्री के लिए सभी भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक भी गलत नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। NOTTO की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत की गई है। दिल्ली में अवस्थित है। अतः कथन एक सही है। NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंग एवं उत्तक दान तथा प्रत्यारोपण हेतु अंगों की खरीद, वितरण व रजिस्ट्री के लिए सभी भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता था। कथन 2 सही है। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है।
तो यहाँ पहला है कि वर्ष 1920 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ चर्चा की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। तो ध्यान देना है कि वर्ष 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हुआ ही नहीं था, तो पहला कथन तो ऐसे ही गलती हो गया। ठीक है, फिर है वर्ष 1929-31 में उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लक्ष्यों एवं देश के भविष्य को रेखांकित किया गया। तो दूसरा तो सही है, लेकिन ध्यान देना है मौलिक अधिकार का जब ये हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता किए थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन मसौदा तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा जाता रहता है, क्वेश्चन के आधार पे आंसर देना है। कर वर्ष 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ठीक है, तो केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कर वर्ष 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ वार्ता की तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। ऐसा कथन एक सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त असहयोग आंदोलन हुआ था। वर्ष 1921 में उन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। वर्ष 1929-31 में उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लक्ष्यों एवं देश के भविष्य की रूपरेखा दी गई थी। अतः कथन दूसरा सही है। कर वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार से रिलेटेड जब अध्यक्षता की बात आती है तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का आंसर लेना होगा। ठीक है, लेकिन इसकी मसौदा यदि तैयार करने की बात आए तो जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये सही है। तीसरा कथन, कर संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा की स्थापना भारत सरकार के अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार की गई नहीं, तो कैबिनेट मिशन जो 1946 था उसके द्वारा किया गया होगा ना, तो पहला तो गलत है। फिर है विधानसभा मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं तथा रियासतों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती थी। अच्छा, तो गलत कौन है वही तो ढूंढना है। तो ठीक है, दूसरा देखते हैं। विधानसभा मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं तथा रियासतों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती थी, तो ये तो ठीक है। कर विधानसभा को 3 खंडों में विभाजित किया गया था, पंजाब और उत्तर पश्चिम, फिर बंगाल, असम तथा शेष भारत। तो यहाँ के अच्छा गलत तो एक ही है, ऑप्शन ए यहाँ आंसर होना चाहिए। कर भारत की संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन की योजना के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। कर भारतीय संघ प्रत्येक अनुभाग और उनके भीतर प्रत्येक प्रांत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया जाना था। फिर है विधानसभा मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं एवं रियासतों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती थी, अतः कथन दूसरा सही है। कर मुस्लिम लीग जिसने 80 मुस्लिम सीटों में से अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की तथा छोटे वर्ग पर उसका प्रभुत्व था, ने सभा में भाग नहीं लेने का फैसला किया था, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा ने कभी भी अलग वर्गों का गठन नहीं किया। कर विधानसभा के 3 खंडों में विभाजित किया जाना था, पंजाब, ठीक है, और उत्तर पश्चिम इधर बंगाल, असम तथा शेष भारत। कर यहूदी विरोधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यहूदी विरोध का तात्पर्य है यहूदी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से है, तो ये ठीक है। विरोध होता है पूर्वाग्रह पर ही, पहले से जो हम सोच के रखते हैं कि व्यक्ति ऐसा है तो हमेशा ऐसा ही होगा, उस आधार पे। फिर है दूसरा, नस्लीय यहूदी विरोध जो सामान्यतः नज़रियों से जुड़ा है, इस धारणा से उत्पन्न हुआ है कि यहूदी अंतर्निहित आनुवंशिक गुणों के साथ एक विशिष्ट निम्न जाति है, तो ये भी है। फिर धार्मिक यहूदी विरोध की जड़ें ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों से संलग्न है, और इसके साथ यह धारणा भी जुड़ी है कि यहूदियों को अन्य धर्मों से में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो ये सब जो भी पॉइंट है सभी विरोध का कारण है, तो यहाँ पे सभी 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहूदी विरोध का तात्पर्य यहूदी व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से, अतः कथन एक सही है। कर यद्यपि व्यावहारिक रूप से यहूदी विरोधी की भावना का प्रयोग भाषाई तौर पर सेमेटिक भाषा बोलने वालों अरब और इथियोपियाई सहित के खिलाफ पूर्वाग्रह का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका उपयोग विशेष रूप से यहूदियों से संबंधित होता है। नस्लीय यहूदी विरोध जो सामान्यतः नाजियों से जुड़ा है, इस धारणा से उत्पन्न हुआ है कि यहूदी अंतर्निहित आनुवंशिक गुणों के साथ एक विशिष्ट निम्न जाति है, तथा कथन दूसरा सही है।
तीसरा क्या है, राजनीतिक यहूदी विरोध, यहूदियों को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास है। इसे अक्सर यहूदी विरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। एक ऐसा आंदोलन जो यहूदियों को राष्ट्रीय मातृभूमि के अधिकार से वंचित करता है। धार्मिक यहूदी विरोध की जड़ें ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों से जुड़ी हैं और इसके साथ ही यह धारणा भी जुड़ी है कि यहूदियों को अन्य धर्मों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे और भी है। अरुणाचल याक चुरुपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्या है इसके बारे में देखते हैं। अरुणाचल याक चुरुपी अरुणाचली याक के दुग्ध से तैयार एक पारंपरिक पनीर है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित मवेशियों की एक नस्ल है। तो ये नस्ल किसकी है, अरुणाचली याक की। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन अरुणाचल याक चुरुपी एक खाद्य पदार्थ हो गया जो इसके दूध से तैयार किया जाता है। तो ये पहला कथन सही है। अरुणाचल याक चुरुपी को भौगोलिक संकेत पदनाम दिया गया है, यानी ये स्वीट्स चाहे जो भी है खाद्य पदार्थ व्यंजन है, इसको वहाँ का जीआई टैग मिला है। तो ये दूसरा कथन सही है। चुरुपी क्षेत्र की मूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तीसरा सही है। तो सभी अच्छा कितने सही नहीं थे, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल याक चुरुपी अरुणाचली याक के दुग्ध से बना एक पारंपरिक पनीर है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित मवेशियों की एक नस्ल है। अतः कथन एक सही है। अरुणाचली याक चुरुपी को इसकी पोषण सामग्री, विशेष रूप से इसकी प्रोटीन सामग्री के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अरुणाचल याक चुरुपी को भौगोलिक संकेत पदनाम दिया गया है। अतः कथन दो सही है। फिर है चुरुपी अरुणाचल प्रदेश के व्यक्तियों की दैनिक जीवन और परंपराओं में गहन सांस्कृतिक महत्व रखता है। फिर है चुरुपी क्षेत्र की मूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कथन तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अच्छा अभी 10 क्वेश्चन नहीं देखे, सॉरी एक क्वेश्चन बाकी रह गया ना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। यहाँ आज़ाद वो चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है। फिर है कि एचआरए मतलब वही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में पूर्वी बंगाल में सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली द्वारा अनुशीलन समिति के एक शाखा के रूप में की गई थी। तो अब ये बताइए यहाँ पे कि कथन तो दोनों अपने आप में सही है स्वतंत्र रूप में, लेकिन क्या दूसरा जो है पहले की व्याख्या कर रहा है। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आज़ाद जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए, कारण तो नहीं पता चल रहा ना, इसीलिए बी आंसर होगा। ठीक है, कि कथन और एक और दो दोनों सही है, कथन दो एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर स्थापना हो गया, ठीक है शामिल हो गए, लेकिन क्यों शामिल हो गया ये दूसरा में नहीं पता चल रहा है। पहला में ही है कि हाँ ठीक है इधर निलंबन हो गया तो इधर आकर शामिल हो गए। इस कारण से क्या है दूसरा कथन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है पहले की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आज देख लिए। अच्छा आज बड़ा जल्दी है खत्म करने की ना, व्याख्या नहीं देखे ना। वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गया। तकनीक सही है। एचआरए भारत के क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुआ। ठीक है, और ये नाम जरूर याद रखिए, पीसीएस में भी काम देगा। सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने अनुशीलन समिति के एक शाखा के रूप में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अतः कथन दूसरा भी सही है। विकल्प बी क्यों सही